नमस्कार। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना के पश्चात कांग्रेस का जिस तरह से राजनीतिक गतिविधियां होती, जिस तरह से भारत में राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत होती है, राजनीतिक जागरूकता के युग की शुरुआत होती है, तो जो प्रथम चरण है, प्रथम जो फेज़ है इंडियन नेशनल कांग्रेस का, उसको उदारवादी राष्ट्रीय आंदोलन के युग के नाम से जाना जाता है। अर्थात 1885 से लेकर 1905 तक का जो पीरियड है, 1885 से 1905 तक के समय को जो प्रथम चरण है इंडियन नेशनल कांग्रेस का, उसे उदारवादी राष्ट्रवादी आंदोलन के नाम से जाना जाता है। इसे पीरियड ऑफ टी पार्टी पॉलिटिक्स के नाम से भी कहा जाता है। मॉडरेट पॉलिटिक्स जो इस युग की विशेषता रही है, और इसे पॉलिटिकल मेंडिकेंसी के युग के नाम से भी जाना जाता है। इस युग के जो प्रमुख नेता थे जिन्होंने कांग्रेस की राजनीति को नेतृत्व प्रदान किया, उनमें प्रमुख थे दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, दीन शाह वाचा, व्योमेश चंद्र बनर्जी और सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ये जो नेता हैं, ये उदारवादी और मॉडरेट पॉलिटिक्स में विश्वास करते थे। इसीलिए ये जो प्रथम चरण है जिसमें कांग्रेस की नीति जो है उदारवाद से प्रभावित थी, इसलिए इस प्रथम चरण को उदारवाद या मॉडरेट्स की संज्ञा दी जाती है। क्योंकि जो बाद का समय है, बात करें कि आरंभिक 20वीं शताब्दी का जो समय है, उसमें कांग्रेस का नेतृत्व जो है वो कुछ अलग तरीके का था, और उनकी जो उद्देश्य थे वो पूरी तरह से अलग थे, जिन्हें हम राष्ट्रवादी के नाम से जानते हैं और जिन्हें उग्रवादी या एक्सट्रीमिस्ट के नाम से जाना जाता है। तो उनसे अलग करने के लिए हम इन्हें उदारवादी कहते हैं। और बाद का जो पीरियड है 1905 से 1919 तक का जो समय है, वो कांग्रेस में उग्रवाद के समय के रूप में, उग्रवाद के युग के रूप में जाना जाता है। उदारवाद की जो राजनीति है वो राजनीतिक सिद्धांत उदारवाद से प्रभावित है और साथ ही साथ संयम से प्रभावित है। इनके समन्वय से ये जो प्रारंभिक नेता है, ये लोग चाहते हैं कि भारत में धर्म और जाति के आधार पर किसी भी तरह का पक्षपात ना किया जाए, मनुष्य मात्र से समानता का व्यवहार किया जाए, कानून के समक्ष सब बराबर हों, नागरिक स्वतंत्रताओं का विस्तार किया जाए, प्रसार किया जाए, साथ ही साथ प्रतिनिधि संस्थाएं जो हैं जिनमें रिप्रेजेंटेशन होता है भारतीयों का, उनका और भी ज़्यादा विकास किया जाए। तो इस तरह की राजनीतिक आंदोलन की शुरुआत इस कांग्रेस के इस प्रथम चरण में हमें दिखाई देती है। उदारवादी दल जो है या उदारवादी नेता जो है वो क्रमिक विकास में विश्वास करते हैं, यानी धीरे धीरे विकास होगा, और संवैधानिक नीतियों यानी कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत जो विकास किया जाता है, कानून के अंतर्गत रह के जो काम किए जाते हैं, उन तमाम बातों पर इनका यकीन था। ये जो काल था, इसमें कांग्रेस के जो प्रमुख नेता थे वो ज़्यादातर जो है वो समृद्धिशाली वर्ग से आए थे, जिन्हें हम मध्यम वर्गीय बुद्धिजीवी वर्ग कह सकते हैं, जिसमें वकील हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, पत्रकार और साहित्यिक व्यक्ति थे। यानी पढ़ा लिखा एक शिक्षित वर्ग था, समाज का एक तबका था जो इस तरह की इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहा था। इनका जो तरीका था वो पूरी तरह से संवैधानिक था। इस युग में जितना भी राष्ट्रीय गतिविधियां हुई है, राजनीतिक गतिविधियां हुई है, वो संवैधानिक तरीकों से, प्रार्थना पत्र, प्रतिनिधिमंडल, इन सब के माध्यम से की गई है। इस आंदोलन के स्वरूप की वजह से कहा जाता है कि जनसाधारण का इस प्रारंभिक दौर में कांग्रेस से कोई खास संपर्क नहीं था, क्योंकि जितने भी उसके नेता थे वो एक खास वर्ग से, एक शिक्षित वर्ग से संबंधित थे। इसलिए फिरोज शाह मेहता ने खुद ही कहा था कि कांग्रेस की आवाज़ जनता की आवाज़ नहीं है। तो ये प्रारंभिक आक्षेप लगाए जाते हैं। कांग्रेस की जो स्थापना की थी A.O. ह्यूम ने, वो ऐसा माना जाता है कि लॉर्ड डफरिन जो गवर्नर जनरल थे, उनसे परामर्श करके ही ह्यूम ने कांग्रेस की स्थापना की थी। और कांग्रेस का जो प्रारंभिक इतिहास है, जो प्रारंभिक विचारधारा है इस युग की फर्स्ट फेज जिसे हम कह रहे हैं, 1905 तक का जो समय है, 1885 से लेकर, उस दौर की कुछ खास बातें हैं कि कांग्रेस के नेता जो थे वो अंग्रेजी इतिहास और संस्कृति से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। वो भारत में अंग्रेजी साम्राज्य की स्थापना को भी कृपा के रूप में समझते थे, अंग्रेजी संपर्क को ईश्वर की कृपा के रूप में मानते थे,
उन्हें लगता था कि अंग्रेजी शासन भारत के हित में है, इसलिए वो अंग्रेजी सरकार को अपना शत्रु नहीं बल्कि अपना मित्र मानते थे। उन्हें लगता था कि आगे चलकर अंग्रेज उन्हें स्वशासन करने के योग्य बना देंगे और स्वशासन प्रदान कर देंगे। इस तरह की तमाम जो विचारधाराएं हैं वो इस प्रारंभिक जो दौर है कांग्रेस का उसमें रही है। जी, ये जो उदारपंथी नेता हैं उनका अंग्रेज़ों की न्यायप्रियता में बहुत ज़्यादा विश्वास है। उन्हें लगता था कि अंग्रेज़ भारतीयों के साथ में न्याय करेंगे। इसके अलावा ब्रिटिश विचारधारा जो है, पाश्चात्य जो विचारधारा है, पाश्चात्य संस्कृति से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। इंग्लैंड की जो संस्थाएं हैं, इंग्लैंड का जो राजनीतिक संस्थाओं का एक पूरा ढांचा है, उसके बहुत बड़े प्रशंसक थे। उनका मानना था कि ब्रिटिश शासन जो है भारत के लिए अत्यंत लाभदायक सिद्ध हुआ है। प्रारंभ में उदारवादी नेताओं ने विभिन्न प्रस्तावों के माध्यम से, प्रतिनिधिमंडल के माध्यम से, प्रार्थना पत्रों के माध्यम से, प्रतिवेदन के माध्यम से बार बार वो स्मरण पत्र दिया करते थे। तो इस तरह के तमाम तरीकों से उन्होंने सरकार के सामने अपनी मांगे रखनी शुरू की। और ये जो मांगे रखी जाती थी उसमें जो भाषा का प्रयोग किया जाता था वो अत्यंत ही नरम भाषा होती थी, अत्यंत ही संयत भाषा का प्रयोग उसमें किया जाता था। इसलिए बाद के चरण में जो कांग्रेस के प्रमुख नेता आते हैं, जिन्हें हम एक्सट्रीमिस्ट के नाम से जानते हैं, उग्रवादी जिन्हें कहा जाता है, उन्होंने इस पीरियड को राजनीतिक भिक्षावृत्ति की संज्ञा दी है। पॉलिटिकल मेंडिकेंसी की संज्ञा जो है उन्होंने इस पीरियड को अगर उन्होंने इसको प्रदान किए। कुछ प्रमुख विचार जिनसे ये प्रारंभिक राष्ट्रवादी उदारवादी प्रभावित थे, उनकी अगर हम बात करें तो ये पहली बात ये ब्रिटिश शासन के प्रति राजभक्त थे। प्रारंभिक राष्ट्रवादी जितने भी नेता हैं वो उदार थे, ब्रिटिश शासन के समर्थक थे। समर्थक ही नहीं बल्कि प्रशंसक भी थे। जो नेता हैं जैसे कि नौरोजी, WC बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी और फिरोज शाह मेहता, ये जो नेता थे ये ब्रिटिश शासन के प्रति बहुत ही ज़्यादा कृतज्ञता की भावना से प्रेरित थे। उनका ये भी मानना था कि ब्रिटेन ने ही भारत को आधुनिक सभ्यता के मार्ग पर अग्रसर किया है और अंग्रेजी शासन की वजह से शिक्षा और यातायात का जो प्रचार प्रसार हुआ है उसने भारत में राष्ट्रीय चेतना को जन्म दिया है। कांग्रेस का जो द्वितीय अधिवेशन था उसमें दादा भाई नौरोजी कहते हैं कि आओ हम पुरुषों की तरह बोले और घोषणा कर दें कि हम पूर्ण रूपेण राजभक्त हैं। इसी तरह से गोखले का मानना था कि अंग्रेज नौकरशाही कितनी ही बुरी क्यों न हो, परंतु आज केवल अंग्रेज ही व्यवस्था बनाए रखने में सफल है और व्यवस्था के बिना कोई उन्नति संभव नहीं है। तो उन्हें लगता था कि भारत में जब से अंग्रेजी शासन स्थापित हुआ है तभी से व्यवस्था और शांति की स्थापना हुई है और इस शांतिपूर्ण वातावरण में ही भारत की उन्नति संभव है, क्योंकि उससे पहले तो बहुत ज़्यादा राजनीतिक अस्थिरता का दौर भारत में रहा था। उदारवादी नेता जो है वो क्रमिक सुधारों में विश्वास करते थे। क्रमबद्ध राजनीतिक क्षेत्र में इनका जो आदर्श था कि धीरे धीरे ग्रेजुअल डेवलपमेंट की धारणा जो है उसमें ये लोग बिलीव करते थे। उनका जो मुख्य उद्देश्य था वो प्रशासनिक व्यवस्था जैसे कि परिषद या विभिन्न सेवाएं जो हैं या स्थानीय स्वायत्त संस्थाएं, रक्षा सेवाओं में, इन क्षेत्र जो प्रमुख क्षेत्र हैं उनमें सुधार करवाया जाए। राजनीतिक और प्रशासनिक क्षेत्र में ग्रेजुअल डेवलपमेंट या सुधार जो है वो लाया जाए, ऐसा इनका मानना था। 1906 में कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में दादा भाई नौरोजी ने स्वशासन और स्वराज्य की मांग की। लेकिन ये किस तरह का स्वराज्य था? ये था ब्रिटिश साम्राज्य की छत्रछाया में पाया जाने वाला स्वशासन या स्वराज्य। ये भी स्वीकार किया गया कि इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए लंबी अवधि तक भारतीयों को प्रशिक्षण की आवश्यकता है, यानी इसमें समय लगेगा, ऐसा वो पहले से मानते थे। उदारवादी नेता क्रमिक लेकिन वैधानिक और प्रशासनिक क्षेत्रों में सुधार चाहते थे और किसी भी प्रकार के क्रांतिकारी परिवर्तन में ये लोग विश्वास नहीं करते थे। RG प्रधान जो प्रारंभिक उदारवादी, उनके विषय में बात करते हुए कहते हैं, उदारवादियों के जो विचार थे, उनकी जो कार्य पद्धति थी, उनके विषय में कहते हैं कि यदि हम कांग्रेस की प्रारंभिक कार्यवाहियों को देखें
तो पाते हैं कि उनकी मांगें अत्यंत नरम थी। कांग्रेस के प्रारंभिक संगठन व समर्थक जो थे, जो विचारधारा थी, वो आदर्शवादी नहीं, वरन वो ये मानते कि वो व्यवहारिक सुधारवादी थे, आदर्शवादी नहीं थे, और उनका क्रमबद्ध सुधारों में बहुत ज़्यादा विश्वास था। ये जो प्रारंभिक उदारवादी, उनका एक जो मुख्य सिद्धांत था या जो उनका बिलीव था वो ये था कि भारत के हित में ब्रिटेन से स्थायी संबंध बनाए रखना चाहिए, यानी भारत के हित में है कि ब्रिटेन से जुड़े रहे। उदारवादी जो थे वो पाश्चात्य सभ्यता, पाश्चात्य विचार और के बहुत ज़्यादा प्रशंसक थे, और उनको लगता था कि ब्रिटेन से भारत का संबंध भारतीयों के लिए वरदान स्वरूप है, यानी उनकी वजह से भारत में बहुत सारी चीज़ें आई है। उनको लगता था ब्रिटेन के प्रभाव के फलस्वरूप अंग्रेजी साहित्य, शिक्षा पद्धति, यातायात के साधन, न्याय की जो व्यवस्थाएं हैं, स्थानीय स्वशासन संबंधी जो तमाम बातें हैं, वो भारत के लिए वरदान सिद्ध हुए हैं। उनका विचार था कि यूरोपीय विचार और दर्शन लोगों में स्वतंत्रता और लोकतंत्र के प्रति आदर उत्पन्न करता है, अतः वह भारत के हित में है कि ब्रिटेन से उसका अटूट संबंध बना रहे। तो चाहते थे कि भारतीयों को ये जो तमाम चीज़ें मिली हैं राजनीतिक और प्रशासनिक क्षेत्र में, वो अंग्रेज़ों के शासन की वजह से मिली हैं, इसलिए अंग्रेजी शासन से उनका संबंध सदैव बना रहे। एनी बेसेंट कहती हैं कि इस काल के नेता अपने को ब्रिटिश प्रजा मानने में गौरव का अनुभव करते थे। इसी तरह के विचार फिरोज शाह मेहता ने भी व्यक्त किए। वो कहते हैं कि इंग्लैंड और भारत का संबंध समस्त विश्व की आने वाली पीढ़ियों के लिए वरदान सिद्ध होगा, वरदान स्वरूप मानते थे। दादा भाई नौरोजी भी इसी तरह के विचार रखते हैं। वो कहते हैं कि कांग्रेस ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध विद्रोह करने वाली संस्था नहीं है, वह तो ब्रिटिश सरकार की नींव को दृढ़ बनाना चाहती है। तो प्रारंभ के उदारवादी राष्ट्रवादी नेताओं का मानना था कि भारत के हित और ब्रिटेन के हितों में कोई विरोध नहीं है। इसी तरह से वो अंग्रेज़ों की न्यायप्रियता में भी विश्वास करते थे। उदारवादी नेता अंग्रेजी सरकार की न्यायप्रियता में पूर्ण विश्वास करते थे। उनको लगता था कि अंग्रेज स्वतंत्रता प्रेमी हैं, और अगर उन्हें भारतीयों की योग्यता में विश्वास हो जाए तो वे उन्हें स्वशासन का अधिकार प्रदान कर देंगे। एस.एन. बनर्जी कहते हैं, उन्होंने लिखा है कि हमें अंग्रेज़ों की न्यायप्रियता और उदारता में पूर्ण विश्वास है। संसार की सबसे बड़ी प्रतिनिधि सभा ब्रिटिश कॉमन सभा के स्वतंत्रता प्रेम में हमारा असीम विश्वास है। जहाँ कहीं भी अंग्रेज़ों का आधिपत्य कायम हुआ है और उनकी सरकार का निर्माण हुआ है, उन्होंने उसका निर्माण प्रतिनिध्यात्मक आदर्श पर ही किया है। तो अंग्रेज़ों की ये जो प्रशासनिक प्रणाली है, उनमें उनकी उदारतापूर्ण न्याय प्रियता में इन प्रारंभिक नेताओं को बहुत ज़्यादा विश्वास था। उदारवादी नेता जो थे वो ब्रिटिश शासन के अंतर्गत स्वशासन की स्थापना करना चाहते थे। उनका ये मानना था कि ब्रिटिश शासन के अंतर्गत भारतीयों को स्वशासन का पर्याप्त प्रशिक्षण मिल चुका है और उन्हें स्वशासन की प्राप्ति जो है वो अंग्रेज़ों के अधीन ही मिलनी चाहिए। एस.एन. बनर्जी कहते हैं कि स्वशासन ईश्वर की व्यवस्था और इच्छा है। प्रत्येक राष्ट्र को अपने भाग्य का स्वयं निर्णायक होना चाहिए। उदारवादी शांतिपूर्ण और संवैधानिक साधनों में विश्वास करते थे। वे सरकार से किसी भी तरह की युद्ध या टकराहट के बारे में नहीं सोचते थे। हिंसा के पूरी तरह से विरोधी थे और अपनी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए वो क्रांतिकारी मार्ग नहीं अपनाना चाहते थे। उन्होंने जो अपनी मांगे रखी है अत्यंत नरम और बहुत ही शिष्ट भाषा में प्रार्थना पत्रों के माध्यम से, स्मृति पत्रों के, प्रतिनिधि मंडलों के माध्यम से सरकार के सम्मुख प्रस्तुत की है। तो ये जो तमाम वैचारिक परिदृश्य में जो मान्यताएं थी प्रारंभिक उदारवादियों की, जिनके तहत भारत में राष्ट्रवादी आंदोलन की शुरुआत हुई थी, भारत में राजनीतिक संगठन की शुरुआत हुई थी। तो ये प्रारंभिक चरण उदारवाद का युग, जिसमें उदारवादियों ने बहुत सी मांगे अंग्रेज़ों के सम्मुख रखी थी, उनके विषय में हम बात करेंगे अगली क्लास में कि किस तरह से इन तमाम
उद्देश्यों से प्रेरित होकर और अंग्रेजी शासन के प्रति निष्ठा रखते हुए किस तरह से उन्होंने अपनी बातें, अपनी मांगें विभिन्न सुधारों के संबंध में, प्रशासनिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में या कुछ आर्थिक क्षेत्र में भी उन्होंने मांगे रखी, उनके विषय में हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।